वंस अगेन आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS पॉइंट पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारे सिलेबस में एक कविता है समर शेष हैं। समर शेष हैं कविता का भावार्थ लिखने के लिए आपके एग्ज़ाम में आता है और इस साल ये एग्ज़ाम में आएगा भी, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में 2 दिन बचे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इस कविता का बस भावार्थ बताऊँगा। अगले सेमेस्टर से जो आने वाले बच्चे हैं, अगर आप पार्ट 1 में तो पार्ट 2 में जाएंगे, देन आपको मैं पूरा फुल डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी जो पार्ट 2 के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आना है तो पढ़ के जाइएगा। देखिए, समर शेष हैं इस कविता का शीर्षक है। अब इस समर शेष हैं का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, कुछ शेष है। समर शेष है कहने का मतलब अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है। अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में कहें 2022 के लैंग्वेज में, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऐसा कहना है। किनका? तो हमारे जो कविता के रचयिता हैं दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने यह समर शेष है लिखा है और उनकी ही रचना है, काव्य रचना समर शेष है का प्रस्तुत कविता में दिनकर जी ने स्वतंत्रता के बाद की दुर्दशा को आहत किया है। स्वतंत्रता हम लोगों को कब मिली थी? 1947 में। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारा भारत का जो दुर्दशा था, हमारे भारत में जो समस्याएं थी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने एक बहुत सुंदर सी कविता लिखी है और मेरी बहुत ही फेवरेट कविता है। तो इसके सारांश को, इसके भावार्थ को, भाव को समझते हैं। समर शेष कविता रामधारी दिनकर जी द्वारा रचित एक काव्य रचना है। प्रस्तुत कविता में दिनकर जी ने स्वतंत्रता के बाद के भारत की दुर्दशा का आहत किया है, उनके बारे में चर्चा की है, समस्याओं को बताया है। भारत की जनता गरीबी और शोषण की मार से त्रस्त था। देखिए क्या हुआ था ना, भारत जब आज़ाद हो गया था, अंग्रेज़ लोग ने भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया। लेकिन आज़ादी के बाद भी हम लोगों को, भारतीय लोगों को, हमारे जो हिंदुस्तानी भाई लोग थे उस समय के, बहुत सारी समस्याएं थी। समाज रूढ़िवादी था, आर्थिक समस्या तो थी ही। अब अंग्रेज़ लोग गए थे तो हम लोग इतना राजा थोड़ी थे, आर्थिक समस्याएं थी और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। उस समय कुछ ही लोग राजा थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू वगैरह के पास बहुत पैसा थी, लेकिन जो बाकी जनता थी उन लोग बहुत गरीब थे। तो आर्थिक समस्याएं भी थी और बहुत तरीके की समस्याएं थी उस समय पे, आज़ादी के बाद में भी। तो दिनकर जी भी उसी समय के आदमी रहे हैं, तो वो अपने आँखों से देखे हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। तो आज़ादी के 7 साल बाद, आज़ादी के 7 साल बाद इन्होंने एक कविता लिखी है, उन्हीं सभी समस्याओं को दर्शाने के लिए समर शेष हैं। और एक चीज़ आप भी ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में, हमारे आपके जितने भी भाई बहन, सबके जीवन में समस्याएं का कभी अंत नहीं होता है। आप देखेंगे एक समस्या जाता है, दूसरा मुँह उठा के आ जाता है। मतलब समस्याएं हमेशा रहेगी जीवन में, संघर्ष करना नहीं छोड़ना है। समर शेष का मतलब भी यही है। हमने क्या किया, आज़ादी मिल गई, हम लोग बेखबर की तरह, मतलब ऐसा लगा कि बहुत कुछ मिल गया है। उसके बाद हमने सारी समस्याओं को भुला दिया और आज़ादी के बाद आराम से चैन से जीने लगे। लेकिन ऐसा तो था नहीं, आज़ादी के बाद भी बहुत सारी समस्याएं थी। इसीलिए कहा गया ना समर शेष हैं, मतलब अभी भी प्रॉब्लम है। ऐसे हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठ गए हो तुम लोग? ठीक है, जब कविताओं को तुम पूरा पढ़ोगे आप लोग, तो आप पाओगे कि कवि ने काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोगों को फटकारा है कि तुम लोग ऐसे हो गए हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, अभी बहुत कुछ शेष बाकी है, उसके लिए काम करो। कविता पूरा पढ़ेंगे हम लोग कुछ दिन बाद, लेकिन अभी सारांश को समझते हैं, ठीक है।
प्रस्तुत कविता में दिनकर जी ने स्वतंत्रता के बाद भारत की दुर्दशा को आहत किया है। भारत की जनता गरीबी, शोषण समझते ही होंगे, हाँ, तो गरीबी और शोषण की मार से त्रस्त था, जूझ रहा था, बहुत ही प्रभावित था। अतः कवि कहता है, हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। भले ही आपको लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली है स्वतंत्रता को लेकर के, वो तो है ही, हमने युद्ध जीता है, अंग्रेज़ों को भगाया है भारत से, लेकिन अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें काम करनी बाकी है। और यह जो समर है आर्थिक स्वतंत्रता के लिए जारी है। समर मतलब समझ सकते हो, प्रयास जारी है। यह समर आर्थिक स्वतंत्रता के लिए जारी है। जब तक भारत में समाजवाद नहीं आता है तब तक यह चलता रहेगा, समर शेष चलता रहेगा, ठीक है। जो शेष है उसके लिए काम होते रहेगा। आगे से देखते हैं, कवि हुंकार भरते हुए कहता है कि अभी समर शेष है, दिल्ली के चकाचौंध को देख करके। कवि ने इस रेशमी नगर कहा है। कहने का मतलब है भाई, आप जानते होंगे दिल्ली हमारा राजधानी है, भारत का राजधानी क्या है, दिल्ली। आप जानते होंगे दिल्ली काफ़ी डेवलप है अगर अदर स्टेट के कैपिटल से कंपैरिजन किया जाए तो। जैसे कि बिहार का कैपिटल पटना से ज़्यादा डेवलप तो दिल्ली है, और कहीं अदर जगह से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डेवलप दिल्ली ही है। मैं कैपिटल की भी बात नहीं कर रहा, आप किसी भी बड़े सिटी को देख लो तो दिल्ली डेवलप कंट्री है। तो वही कहा गया है यहाँ पे कि आज़ादी के बाद हमारा भारत में दिल्ली के चकाचौंध को देख करके कवि ने दिल्ली को रेशमी नगर कह दिया है, क्योंकि दिल्ली में सभी हाईफाई लोग रहते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग रहा करते थे, और बहुत अच्छे अच्छे लोग जिनके पास पैसे थे वो दिल्ली में ही रहा करते थे। दिल्ली को अगर छोड़ दिया जाए उस समय भारत में, 1947 की बात कर रहा हूँ, 1947 1953 की, तो उस समय भारत में दिल्ली को छोड़ दिया जाए, रेशमी नगर को छोड़ दिया जाए, तो भारत बहुत ही समस्याओं से जूझ रहा था, भारत के सारे लोग। तो वही कहते हैं कवि, दिल्ली के चकाचौंध को देख करके कवि ने इसे रेशमी नगर कहा है। कवि कहते हैं कि ओ रेशमी नगर के वासी, ओ दिल्ली वालों, ठीक है, ओ रेशमी नगर के वासी, समूचे देश में दुख दर्द फैला है और तुम शराब और शवाब में डूबे हुए हो। समूचे देश के लोग पानी पीने को तरस रहे हैं, लोगों के घर में बिजली नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, और तुम लोग पानी पीने को तरस रहे हैं, और तुम लोग जो हो शवाब और शराब में डूबे हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली को फटकार रहे हैं एक तरीके से, दिल्ली वासियों को, क्योंकि दिल्ली में कौन रहते थे, राजनीति लोग, जो राजनेता थे और जिनके पास धन बहुत ज़्यादा थे। बाकी लोग तो गांव में ही रहते होंगे ना यार, इतना तो कॉमन सेंस है आप लोगों के पास। वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कवि, समूचे देश दुख और दर्द में फैला है और तुम लोग शराब और शवाब में डूबे हुए हो। मखाल के पदों के बाहर और फूलों के उस पार गरीबी और शोषण है। मतलब दिल्ली के बाहर भी जरा झांक के देखो, उस पार क्या है, गरीबी और शोषण है, शोषण, समझते हैं, ठीक है। तो कभी हमारे जो आज के भी लोग हैं ना, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। हमारी ये ऐसी मानसिकता बन चुकी है, जैसे कि कोई गलत काम हो रहा होता है तो हम लोग के मन में हम लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं, छोड़ो ना यार, मेरा क्या जा रहा है, उसके साथ हो रहा है ना, छोड़ने दो। जैसे कि आए दिन देखते होंगे एक्सीडेंट होने लगता है तो लोग हेल्प करने बाद में जाते हैं, पहले वीडियो बनाएंगे, हाय देखिए ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ था। अरे भाई हेल्प कर दोगे तो मदद मिल जाएगी। अब आए दिन देखते होंगे, अभी कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का वीडियो वायरल हो गया था कि ज़मीन पे लिख के एग्ज़ाम, तो इस तरीके की, या फिर टॉर्च जला के एग्ज़ाम दे रहे हैं मोबाइल से छाप के, तो इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाता है, ठीक है। सब सोचते हैं अरे यार मेरा इसमें क्या जा रहा है, मेरा थोड़ी है, हो रहा है होने दो। तो वही वाली टेंडेंसी जो है, वही वाला बात यहाँ पर समझाना चाहते हैं कभी हम लोगों को भी। जरा इधर झांक के देखो, बहुत सारी समस्याएं हैं, समर शेष है, इस पे काम करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मखाल के पदों के बाहर और फूलों के उस पार गरीबी और शोषण है।
हम उस अंधकार में पहुंच गए हैं जहां अभी भी सुख सुविधा का अभाव है। स्वतंत्रता का मकसद पूरा अभी नहीं हुआ है। भले ही हम स्वतंत्र हो गए हैं अंग्रेज़ों से, लेकिन मकसद अभी भी अधूरा है। और उसके बाद कवि कहते हैं कि गरीबी अपनी चरम सीमा पर है। लिटरेसी रेट, जो शिक्षिता है, मतलब आप देखेंगे एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम पे भी बिहार में बहुत घटिया है, बहुत। तो ये सभी समस्याएं हैं भाई, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक, बहुत सारी समस्याएं आज भी हैं। भले ही पहले के मुकाबले कम गया हो, आज़ादी के समय ज़्यादा था लेकिन अभी कम है, लेकिन अभी भी है ना, थोड़ा बहुत नहीं, क्या बहुत ज़्यादा है, अभी भी समस्याएं हैं। तो ये कविता आज के टाइम पे भी बहुत सही फिट होता है, आज के समस्याओं को देख करके। तो गरीबी अपनी चरम सीमा पे है, ना ही अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है और ना ही अच्छी एजुकेशन सिस्टम है कई जगहों पे, ठीक है। सरकारी स्कूल वगैरह का आप हालात देखिए ले रहे होंगे। सरकारी अस्पताल आप देखते होंगे अपने आसपास के गाँवों के जो शहर होते हैं वहाँ पे सरकारी अस्पताल में कैसे होता है इलाज, सब कुछ आपके आँख के सामने है। मतलब समर शेष है, समझ रहे हो। तो वही वाली बात, ये मैं अपने तरफ से ये सब ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो कहाँ पे थे हम लोग? आर्थिक विषमता है, गरीबी अपनी चरम सीमा पर है, ठीक है। आर्थिक विषमता है, मुट्ठी भर लोग के पास आर्थिक स्वतंत्रता मिली है। इसका सीधा सा मतलब है कुछ बड़े बड़े राजनेता, जवाहरलाल नेहरू एंड सो ऑन, जितने भी उस समय के बड़े बड़े राजनेता थे, और कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह के पास बहुत ज़्यादा आर्थिक स्वतंत्रता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 90% लोग तो गरीब हैं, ठीक है। कुछ ही लोग के पास तो धन है यार। आज के डेट में भी ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास के हैं, कोई ऐसे बड़ा पैसे वाले नहीं है। तो कुछ वही लिखा है, मुट्ठी भर लोगों के पास आर्थिक स्वतंत्रता है, बाकी जनता निर्धनता के कराह, मतलब निर्धनता में कराह रही है, समझ रहे हो, निर्धनता में कराह रही है। मनुष्य का शोषण करने वाले अभी भी हुंकार रहे हैं। शोषण कौन कर रहा है मनुष्य का? अरे राजनेता लोग, पॉलिटिशियन लोग शोषण कर रहे हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं? हुंकार रहे हैं। तो मनुष्य का शोषण करने वाले भी हुंकार रहे हैं। गांधी का रक्त पीने वाले नेहरू पर फनकार रहे हैं, ठीक है। गांधी का रक्त पीने वाले नेहरू पे फनकार रहे हैं। उसके बाद लिखते हैं कवि कि मनुष्य का शोषण करने वाले, ये तो हो गया ना। अब यहाँ से देखते हैं, सॉरी रिपीट कर रहा हूँ वो लाइन। ये अत्याचारी कहीं कोई अनर्थ ना कर डाले, इसलिए सावधान होकर उनसे लड़ो, ठीक है। मतलब अपने हक के लिए लड़ो, अपने आने वाले जनरेशन के लिए लड़ो। ये जो अत्याचारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो आपका हक मार के बैठे हुए हैं और आप पे मतलब उल्टा सीधा कानून लाते हैं, मनमानी करते हैं। राजनेता लोग तो बहुत ज़्यादा, बहुत ख़राब, डर्टी पॉलिटिक्स। तो वही लिखे ना, ये अत्याचार कहीं कोई अनर्थ ना कर डाले, इसीलिए सावधान होकर उनसे लड़ो। मंदिर और मस्जिद को एक साथ मिला दो और देश में अमन चैन कायम कर दो। मंदिर और मस्जिद का क्या मतलब बनता है यार? ये अब जब आप पढ़ेंगे ना, इस कविता का लास्ट स्टेंजा जो होता है तो वो वहाँ पर पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा की गई है कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई आज भी हमारे देश में आए दिन आप देखते रहते होंगे, न्यूज़ में तो चलता ही रहता है, एक मुद्दा ही है, इलेक्शन का मुद्दा है। तो ये मंदिर और मस्जिद अभी भी लड़ाई हो रहा है। भले ही हम लोग को स्वतंत्रता 1947 में मिल गई, लेकिन ये सभी चीज़ अभी भी पनप रहा है और दीमक की तरह भारत को चाट रहा है। तो ये क्या हुआ? समर शेष है। ये सभी को सुधार करो तो समर शेष नहीं रहेगा, समझ रहे हो भाई। तो वही वाला है कि मंदिर और मस्जिद को एक साथ मिला दो, एजुकेशन सही कर दो, आर्थिक स्वतंत्रता, सब कुछ सही कर दो, सारी समस्याओं को समाधान कर दो और उसके बाद क्या करो? देश में अमन चैन कायम कर दो। तो ये है समर शेष। अच्छा, कई बार एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपसे कोई पोयम का लाइन दे दिया, उसका व्याख्या करने दे देता है। तो मेरे हिसाब से ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है और ये लाइन आपके पोयम का सबसे लास्ट वाला स्टेंजा है। समर शेष है नहीं पाप का भाग्य केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो कितना अच्छा लाइन है।
जस्ट फील करो, बहुत अच्छा लाइन है ये। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि समर शेष है नहीं पापी भाग केवल व्याध, जो तटस्थ है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका अपराध। अब इनमें आप भी हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले लोग भी हो सकते हैं, सब लोग हो सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग गलतियां करते हैं। कैसे गलतियां करते हैं, देखिए कि राष्ट्र की बात हो या नारी की सम्मान की बात हो या एजुकेशन शिक्षा की बात हो या कोई अदर फील्ड की बात हो, तो हर काल में इस देश में विश्व में कभी तटस्थता के नाम पर, कभी सिद्धांतों के, तो कभी राजनीतिक प्रतिबद्धता के नाम पर सत्य के साथ खड़ा होने में इनकार कर देता है। जैसे कि बीपीएससी पेपर लीक हुआ तो उस पर तो लोग ने आवाज़ उठाया, लेकिन आए दिन छोटे छोटे एग्ज़ाम में भी पेपर लीक होता रहता है तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ऐसे धांधली होती है तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। सब बोलते हैं कि जो हो रहा है होने दो, होने दो। तो इस तरीके का भीष्म बनोगे भाई तो टेंशन है, आपके आने वाले जनरेशन को ही भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो वही वाला बात है ना, यहाँ पर लिखा गया राष्ट्र की बात हो या नारी के सम्मान, तो हर काल में इस देश में विश्व की तटस्थता के नाम पर, कभी सिद्धांतों की राजनीतिक प्रतिबद्धता के नाम पर सत्य के साथ खड़ा होने से इनकार कर देते हैं। बहुत सारे लोग सत्य के खिलाफ आवाज़ उठाने से इनकार कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको डर होता है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन उस पर कार्रवाई कर देंगे। आज किसी का हिम्मत है कि कोई पॉलिटिशियन को 2-3 शब्द बोल दे, सीधा जेल में डाल देगा, इसीलिए सब डरते भी हैं। ठीक है, वही वाली बात यहाँ पर वे है। हर काल में भीष्म को मौन का दूसरा परिणाम सहना पड़ता है और आपको भी सहना पड़ेगा, आपके आने वाले जनरेशन को सहना पड़ेगा। ठीक है, हमें मातृभूमि की तार होती है, देखिए यहाँ पर ये लाइन, हमें मातृभूमि की तार होती असीमता के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, हमारा जो मातृभूमि है हिंदुस्तान, उसकी असीमता के रूप में दिखाई देती है, तार होती। ठीक है, उसके बाद देखो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये जो कालाजाई पंक्तियां हैं, पंक्तियां यानी जो पोयम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ढेर सारी पंक्तियां इन्होंने लिखी है। ये जो इनकी कालाजाई पंक्तियां है, अन्याय को अनदेखा करने की हमारी उस प्रवृत्ति को और इशारा किया है। ठीक है, हमारी जो टेंडेंसी है ना, प्रवृत्ति है ना, जो चीज़ों को देख करके छोड़ देते हैं, बोलते हैं अरे यार मेरा क्या है इसमें, वो मर रहा है तो मरने दो। ठीक है, मतलब सेल्फिश हो एक तरीके से हम लोग। तो ये जो प्रवृत्ति है उसी की ओर ये इशारा करती है। ये कविता बहुत सुंदर है, अगर आप उसको गहराई से समझेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे अपने लाइफ में। ठीक है, समाज में अच्छाई के साथ खड़ा होने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाती है ये कविता, और इसी तरीके से ये कविता ख़त्म होती है। ठीक है, मैं क्या करूँगा आने वाले समय में, जैसे कविता तो बहुत, उसमें बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, जैसे कि इसी तरीके से पंक्तियाँ आपको मिलेगी कविता में। ठीक है, ऐसा तो इसी तरीके से फिर मैं उसका भावार्थ करवाऊँगा, पंक्ति वाइज मैं सबका मीनिंग दूंगा। लेकिन अभी एग्ज़ाम चूँकि नज़दीक है तो ये वाला पढ़ के जाना है आपको। आई होप समझ में आया होगा। और हाँ, एग्ज़ाम में ये भी आता है कि जीवन परिचय लिखिए रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ से थे? तो रामधारी सिंह दिनकर पटना यूनिवर्सिटी से बीए किए थे। ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वैसे इनका डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था। इनकी ही एक कहानी थी, उसमें मैंने बना रखा है, तो वहाँ से देख लीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।